हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना और फिर मोडी मेथड मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ऑप्टिमिलिटी चेक करना ये सीख चुके हैं। अब दो केसेस मतलब दो स्पेशल टाइप के एलपीपी रह चुके हैं। एलपीपी मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं होम एग्जाम में। डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यहां पे आपका हेडिंग जो है वो बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यहां पे क्या करना है, सीधी सी बात है, डीजेनरेसी कब होती है याद करिए। मैंने बोला क्या, कंडीशन क्या बोला था कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए जो कंडीशन हुआ करता था वो क्या था। तो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होने के लिए ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को क्या होना चाहिए था, बैलेंस्ड। और मैंने याद करिए बोला था कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन, ये जो मैट्रिक्स है ना, जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो टोटल पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 नंबर में होने चाहिए। अगर इससे कम हो जाते हैं तो सोल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेट। और एग्जैक्टली अगर इतना ही होगा तो क्या होगा, सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट। तो नॉन डीजेनरेट होने का कंडीशन क्या था कि m प्लस n माइनस 1 इतने एलोकेशन स्ट्रिक्टली होने चाहिए पॉजिटिव, और अगर इससे कम है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो यही केस तो होगा क्या कि समटाइम्स जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप जैसे या तो वोगेल्स से निकालें या क्वेश्चन में जब कोई भी मेथड दिया है अगर उससे निकालते हैं आप, तो आप देखेंगे कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशन जो है ना m प्लस n माइनस 1 से कम आ जाता है, तो वो सोल्यूशन उस केस में क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो उसको करने का कंडीशन या तरीका मैं ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस करते करते मैं बताया था। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया और इससे परफेक्टली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे मैंने जब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया था तो बोला भी था कि एक लूप वाला भी एग्जांपल कोशिश करूंगा बताने का। तो लूप वाला भी एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, लूप बनाना पड़ेगा, तो दोनों फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो याद रखिए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालूं या फिर इवन आगे फर्दर किसी भी स्टेज पे अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 से कम होता है तो सॉल्यूशन डीजेनरेट हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मैंने जो क्वेश्चन लिया कुछ यूनिवर्सिटीज में आए हुए भी ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड, यहाँ पे दे दिया है यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब इस मेथड से आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, देन इसकी ऑप्टिमिलिटी चेक करना है एंड सो ऑन। तो चलिए फटाफट अभी स्टार्ट करेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में स्टार्ट करना यही से शुरू कर देता हूं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इधर देखिए टोटल सब ये क्या है, अवेलेबिलिटी है ना, मतलब सप्लाई, और इधर क्या है, डिमांड ना। तो ये कितना हो जाएगा देखें, 50 और 40 90 मतलब 120। और इधर से भी देखिए ऐड करके तो आपका ये 120 ही आएगा, ऐड करके देख लीजिएगा, मैंने चेक किया है तो 120 इधर से भी आ जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम सीधे यही से लिस्ट कॉस्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। क्या करते थे लिस्ट कॉस्ट मेथड में, पूरे मैट्रिक्स में जहां पे सबसे छोटी कॉस्ट है वहीं पे जाएंगे। लिस्ट कॉस्ट मेरी इस सेल में है, ये सेल कौन सी है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम वाली, देखिए ये सेल। अब यहां पे एलोकेट करना है तो क्या करते थे, मिनिमम ऑफ ये और इस कॉलम में मिनिमम। तो देखिए दोनों 40-40 हैं, तो मिनिमम की कोई बात ही नहीं, मैं आंख मूंद के क्या करूंगा, 40 यहाँ पे एलोकेट कर दिया। और जैसे ही आपने 40 एलोकेट किया फ्रेंड्स, क्या होगा याद करिए, मैंने बोला था कि या तो कोई कॉलम क्रॉस ऑफ करेंगे या फिर रो। तो आपको जो इच्छा हो, मैंने क्या किया, इस कॉलम को क्रॉस ऑफ कर दिया, ठीक है ना, मैंने इस कॉलम को क्रॉस ऑफ किया। चलिए ये अब ध्यान दीजिए, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं ना कि चूंकि इस सोर्स का भी एग्जॉस्ट हो जा रहा है और इस डेस्टिनेशन का भी एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों को साथ साथ क्रॉस कर देते हैं।
ऐसा गलती मत करिएगा, अगर कर भी देते हैं तो फिर मतलब आप देखिएगा ना दिक्कत होता है। तो मैंने आपको बोला था कि जब टाई इन द सेंस कि दोनों का सप्लाई और डिमांड सेम है, किसी एक को क्रॉस ऑफ करिए, दूसरे को रखिए, अभी वहां पे अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, जीरो एलोकेट कर देंगे। तो चलिए पहला स्टेप में मैंने क्या किया कि यहाँ पे 40 एलोकेट किया और ये थर्ड कॉलम को मैंने किया। आप चाहते तो सेकेंड रो को भी कर सकते थे, मैंने इसको क्रॉस ऑफ किया, इस रो को अभी क्रॉस ऑफ नहीं करेंगे साथ साथ। अब अगला स्टेप जब जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉलम एक गया, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। 3x3 की मैट्रिक्स बना लीजिए, यहाँ पे मैंने 3x3 की मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। चलिए ये मेरी थोड़ा छोटा ही बनेगा बट ठीक है, 3x3 का मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इधर क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं ना, या ओरिजिन जिसको आप बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओरिजिन, और इधर डेस्टिनेशन में लिखा हूं, क्या लिखा था 1 2 3 4। तो थर्ड ओरिजिन गया तो थर्ड डेस्टिनेशन गया तो 1 2 और 4, प्लीज चेक करिएगा ये बचेगा। अब बाकी कॉस्ट पहले लिख लीजिए, यहाँ पे 8 10, यहाँ से 6 ये कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट, 12 यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था ना कि पहले इस सोर्स का 40 एलोकेट कर दिया तो ये टोटली एग्जॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे आप एक बार लिख दीजिए 0, ठीक है ना। ये मेरा 50, यहाँ पे 30, ये 25, यहाँ पे 32 एंड देन 23। अब इस स्टेप पे आगे आप जो है ना इसको क्रॉस ऑफ करिए। सीधी सी बात है, अगर आप देखें अगर ऐसे देखें तो मैंने आपको बोला था ना कि अगला स्टेप जब आप करिएगा तो अगला स्टेप में लिस्ट कॉस्ट मेथड हो, कोई मेथड हो, कुछ भी करने से पहले ये 0 है ना, तो पहले यहाँ पे अब इस स्टेप में यहाँ पे 0 एलोकेट करिएगा। याद करिएगा मैंने बोला था ना कि 0 पहले एलोकेट कर दीजिए। आप अगर चाहते तो यहीं पे आप इसको 0 एलोकेट करके इस रो को भी क्रॉस ऑफ कर सकते थे, बट मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा दिया आपको। तो पहले मैं इसको 0 कर दूंगा, फिर एक्चुअल लिस्ट कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे करते तो ये देखिए लिस्ट कॉस्ट मेरी यहाँ पे 6 आएगी ना, तो यहाँ पे एलोकेट करते, बट ये 0 था, ये मतलब खत्म हो गया है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ 0 एलोकेट करके क्रॉस ऑफ करता हूँ, या फिर अगर आप डायरेक्टली चाहते तो मैंने बताया यहाँ पे आप 0 एलोकेट कर दीजिए। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन का स्टेप्स कम हो आपके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहीं पे चाहे तो 0 एलोकेट कर दीजिए और इसको भी क्रॉस ऑफ कर दीजिए। जस्ट मेरा मोटिव जो था कि आपको बताना था, ये भी गया तो एक स्टेप टेबल में आप बच जाएंगे। मैं आपको फर्दर अलग से बता रहा था बट ठीक है, यहीं पे 0 कर दिया। अब चलिए, अब फिर अगले स्टेप पे आप मूव करेंगे, और जब अगले स्टेप पे मूव करेंगे तो क्या बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा। एक रो गया, एक कॉलम गया, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स आएंगे अगले स्टेप में। तो 2 रोज 3 कॉलम्स, यहीं पे मैंने 0 कर दिया, ठीक है ना। 0 लिख के तब दोनों को क्रॉस ऑफ किया। अब चलिए क्या था, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो और कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब यहाँ पे कौन कौन से आएंगे देखिए, सेकेंड सोर्स भी गया तो फर्स्ट एंड थर्ड सोर्स, एंड यहां पे फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, प्लीज चेक करिएगा। अब जो कॉस्ट्स हैं इनका लिख लीजिए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और दिस इज 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 एंड देन 8, प्लीज चेक करिएगा। अब सब कुछ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये देखिए अवेलेबिलिटी है 50 यूनिट्स, यहाँ पे 30 यूनिट्स, यहाँ पे 25, यहाँ पे 32 और दिस इज 23। अब देखिए, अब लिस्ट कॉस्ट मेथड, फिर सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे एलोकेट करेंगे। अब यहाँ पे जब एलोकेट करना तो 50 और 23 में से जो मिनिमम होगा, 23 मेरा मिनिमम है, 23 एलोकेट करूंगा, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे इस डेस्टिनेशन या का डिमांड जो है वो फुलफिल हो रहा है, मतलब ये कॉलम गया, इसको क्रॉस ऑफ आपने किया। अब मैं अगले स्टेप पे आता हूं, क्या होगा, अब यहाँ पे ये 2x2 की बनेगी, बना लीजिए ताकि आसानी से कर पाए हम लोग। लिस्ट कॉस्ट लगा रहे हैं फ्रेंड्स, और वैसे भी देखेंगे ना डिजेनरेसी वाला केस
मैक्सिमम केसेस में उन प्रॉब्लम्स में होगा जहां पे एक ही स्टेप में एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट होगा, जैसे यहां पे 40-40। समझ में आ गया? एनीवेज चलिए, अब यहां पे जो जो आया, क्या मैंने किया था, देखिए 23 यहां पे मैंने सोर्स 1 से क्या किया था, सप्लाई किया था। तो यहां पे जो बचेगा 50 माइनस 23 कितना बचेगा, प्लीज चेक करके बताइएगा, ठीक है ना। यहां पे मैंने जब किया तो यहां पे आएगा 27 ना। अब बाकी अब एज इट इज लिख लीजिए 25, बहुत बढ़िया, 32, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेस्टिनेशन 1 एंड डेस्टिनेशन 2 प्लीज चेक करिएगा, 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, प्लीज चेक करिएगा। अब लिस्ट कॉस्ट 8 यहाँ पे करेंगे, 27 और 25 है, मिनिमम क्या है 25, आपने 25 यहाँ पे ये 2.5 दिखने लगा, 25 है, चलिए 25 यहाँ पे आपने सप्लाई कर दिया। तो जैसे ही सप्लाई किया ये मेरा डेस्टिनेशन एग्जॉस्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2x1 का बनेगा, मैं फटाफट बना लेता हूं पहले 2x1, प्लीज चेक करिएगा। तो फर्स्ट सेकेंड ओरिजिन और यहाँ पे सेकेंड डेस्टिनेशन, यहाँ पे कॉस्ट 10, यहाँ पे कॉस्ट 11। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने 25 सोर्स 1 से एलोकेट कर दिया, तो बचेगा अभी क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 30 और ये हो गया मेरा 32। एक ही बार अब एलोकेट कर दीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम 2 अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 30 है, 30 कर दिया। अब देखिए मैंने एलोकेट कर दिया, तो फाइनल जो है मैंने करने के बाद अब मैं आ रहा हूं फाइनल टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब क्या होगा, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, कितना था एक्चुअल क्वेश्चन में 3x4, मैं 3x4 का बनाने की कोशिश करता हूं, प्लीज चेक करिएगा, 3x4 नहीं, 1 2 3 4 1 2 3। अब यहां पे देखिए फर्स्ट सेकेंड और यहां पे थर्ड, एंड दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जो कॉस्ट था फिर से आप वैसे ही लिखेंगे, रो वाइज चलते, 8 10 7 6, 8 10 7 6। तो यहां पे मैं 8 10 7 6, सेकेंड रो क्या था, 12 9 4 7, 12 9 4 7, फिर क्या था 9 11 10 8, 9 11 10 8, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आ गया मेरा जो था 50, ये हो गया 40, ये है 30, ये है 25, यहाँ पे 32, यहाँ पे 40 और ये हो गया 23। जो एलोकेशंस थे अब आते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने किया था 40, यहाँ पे 40, और जब यहाँ पे 40 किया था तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 ना, ये 0। फिर अगला स्टेप 23 यहाँ पे किया था, चेक करते चलिएगा, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे 23, फिर क्या किया था, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 2, ठीक है ना, देख लीजिए अगला स्टेप 25 8 यहाँ पे और फिर 2 जो है यहाँ पे, 30 11 वाले पे किया था तो इसको भी आ जाते हैं, 30 यहाँ पे किया था, ठीक है। तो टोटल एलोकेशंस 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। बट यहां पे ध्यान दीजिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस कितना होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, प्लीज बताइए। यहां पे m प्लस n माइनस 1, तो यहां पे देखिए m प्लस n माइनस 1 कितना होगा, 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, -1 7 -1 6 होने चाहिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बात करेंगे तब इस 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सिंस स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस इज
5 which is less than m plus n minus 1 6. So initial basic feasible solution is degenerate. ये देखिए क्या हो गया, degenerate हो गया। अब कुछ जो बुक्स में या ऑथर्स की बात करें तो वो जो मैंने यहाँ पे 0 एलोकेट किया है ना, इसको एलोकेट नहीं करते, वो क्रॉस ऑफ कर देते। बट आप ऐसे ही लिखें, कोई इशू नहीं है। अगर आप नहीं लिखते तब भी 5 आता और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशंस काउंट करते तब भी 5 आता, कोई इशू नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे पॉजिटिव एलोकेशन चाहिए ना। तो देखिए रूल क्या बोलता है बुक्स में, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हो तो आप करेंगे क्या कि एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब 0 के बिल्कुल पास लेकिन ये पॉजिटिव है, इप्सिलॉन, उसको हम जो सबसे मतलब बाकी जो बचे हुए हैं ना, मतलब अनअसाइंड जो सेल्स हैं उसमें से किसी एक में रखिए। कोशिश ये करिए कि वो लिस्ट कॉस्ट में आए पहली चीज, और उसका पोजीशन इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने 0 इसलिए यहाँ पे रखा है कि ये इंडिपेंडेंट पोजीशन आपको इसी से पता चल जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा। आप अगले स्टेप में लिखिएगा कि इंट्रोड्यूसिंग इप्सिलॉन इन दिस सेल, इप्सिलॉन, यहां पे अब मैं क्या कर दिया, इप्सिलॉन। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं सो इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इप्सिलॉन ना दिस इन कौन सा सेल पढ़ रहा है, 2,4 सेल, show that strictly positive allocations is equal to m plus n minus 1, that means 6। अब देखिए मेरा सोल्यूशन, अब जैसे ही मैंने इस 0 को हटा के वहां पे इप्सिलॉन रखा, यहां पे मेरा जो पॉजिटिव एलोकेशंस है वो m plus n minus 1 हुआ, मतलब मेरा सोल्यूशन नॉन डिजेनरेट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये इप्सिलॉन जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, ये इप्सिलॉन का एक ही मोटिव होता है कि सोल्यूशन को नॉन डिजेनरेट रखना। ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे, जब ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ जाएगी तो इस इप्सिलॉन की वैल्यू जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे तो इप्सिलॉन को आप 0 रख दीजिएगा, जहां जहां पे भी आएगा रख के फिर वैल्यूज आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये मैं बता दिया आपको। अब चलिए, तो अगर जो ऑथर, जो आप बुक पढ़ रहे हैं या फिर आपके टीचर भी अगर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इसको साथ साथ क्रॉस ऑफ किया है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी मैं गलत नहीं बोलूंगा। तो उस केस में क्या होता कि फिर यहाँ पे जो मैं लिखा था 0 ना, वो नहीं आता और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशन टोटल 5 होते, तब भी कोई इशू नहीं, इप्सिलॉन आप यहीं पे असाइन करते। और 0 लिखने से एक फायदा हो गया कि आपको वो इंडिपेंडेंट लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने यहाँ पे इप्सिलॉन असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्टिमिलिटी चेक करूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं, अब मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा ऑप्टिमिलिटी चेक ना, ऑप्टिमिलिटी चेक क्या करेंगे, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप लगाएंगे। क्या, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोडी मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्लीज चेक करिएगा जो मैंने बनाया था। अब ये टेबल एक बार आप फाइनल बनाएंगे, उसके बाद मैंने आपको बोला था इधर u1 u2 u3 और यहाँ पे v1 v2 v3 v4 कॉलम्स में v1 v2 v3 ऐसे, और रोज में u1 u2 u3। क्या करते थे याद करिए, एलोकेटेड जहां जहां पे सेल में एलोकेशंस है वहां पे आप कैलकुलेट करते हैं क्या, ये ui प्लस vj इक्वल टू cij। और इसको कैलकुलेट करने का एक ही मोटिव होता है कि ये जितने ui's हैं और vj's हैं उनकी वैल्यू निकाल लूं, ताकि मैं नेट इवैल्यूएशन अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए मैं करूंगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग रो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, u1 u2 u3 एंड कॉलम वेरिएबल्स
कॉलम वेरिएबल्स v1, v2, v3 एंड v4, ठीक है ना। एंड यूजिंग ये फार्मूला क्या, ui प्लस vj दिस इज इक्वल टू cij फॉर ऑक्युपाइड सेल्स, ठीक है ना, फॉर ऑक्युपाइड सेल्स। यही करते थे ना, मैं इक्वेशन करवा चुका हूं। चलिए फटाफट ऑक्युपाइड सेल के लिए यहां पे देखिए क्या है, u1 v1 उसका सम क्या होगा c11 ना, तो फटाफट करते चलिए। तो यहां पे आ जाएगा, एक एक इक्वेशन बनाते जाइए, u1 प्लस v1 दिस इज इक्वल टू c11 कॉस्ट ये होता है 8, प्लीज चेक करते चलिएगा, ये हो गया मेरा 8, ठीक है। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 2 3 लिख सकते हैं। फिर अगला एलोकेशन कहां पे है, यहीं पे है, तो 1 2 मतलब u1 v2 इक्वल टू 10 ना, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, u1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू 10, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। फटाफट उसी तरीके से चलिए करते, यहां पे आते हैं, u1 v4 इक्वल टू 6, तो u1 v4 दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, u2 v3 इक्वल टू 4, तो u2 v3 दिस इज इक्वल टू 4, कैलकुलेशन एक बार आप चेक करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, सही है। फिर यहां पे u2, यहां पे भी एलोकेशन है, तो u2 v4 इक्वल टू 7, सो u2 v4 इक्वल टू 7, u2 v4 इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आते हैं और यहां पे ऑक्युपाइड के लिए करना है, तो ये देखिए u3 v2 इक्वल टू 11, u3 है, u3 v2 इक्वल टू 11, सो u3 प्लस v3 नहीं v2 है, v2 दिस इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, प्लीज चेक करिएगा, u3 v2 ना, देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू 11। अब यहां से क्या करना है मुझे, u1 ये सब की सब वैल्यूज निकालनी है ना, तो यहां पे याद करिए मैंने बोला था ना, पुट करते हैं वो जो मैक्सिमम बार रिपीट किया हो, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे u1 सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, तो u1 को मैं 0 कर दिया, और u1 को जैसे 0 किया आपने, यहां से देखिए 1 से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, u1 0 किया है, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहां पे 0 किया है, सो v4 की वैल्यू आ जाएगी 6, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं जब ये निकल गए तो इधर से u2 और u3 निकाल लेंगे, तो जैसे यहां से देखिए फिफ्थ पे आएंगे, v4 मुझे पता है तो u2 निकल जाएगा, तो इक्वेशन फिफ्थ इंप्लाइज, यहां पे देखिए v4 की वैल्यू 6 रखेंगे, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से u2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 7 माइनस v4 की वैल्यू 6 है, 6 कर दिया, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर u3 निकाल लेंगे, u3 निकालने के लिए यही से आ जाए, देखिए यहां से आ जाएगा 6 से u3 क्या हो जाएगा, u3 इक्वल टू 11 माइनस v2 10 है, ये भी मेरा 1 आ गया। तो u1 u2 u3 निकाल लिया, v1 v2 v4 निकाला, v3 चाहिए, v3 कहां पे आ रहा है, इसी 4 से आप निकाल सकते हैं, तो 4 से निकाल लीजिए, 4 में u2 की वैल्यू पता है 1, तो रखेंगे, तो v3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3, ठीक। तो आपने ये सारे रो और कॉलम वेरिएबल्स निकाल लिए, अब नेट इवैल्यूएशन आप निकालेंगे। सो अब मैं आता हूं, नाउ नेट इवैल्यूएशन कैसे लिखते थे, अब जो भी मैं सिंबल यूज करता था, wij इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij, फॉर किसके लिए, अब अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए, अनऑक्युपाइड सेल्स, प्लीज चेक करिएगा। अब अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए आइए, नेट इवैल्यूएशन सबसे पहला क्या है, अनऑक्युपाइड सेल देखिए ये है, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब W13, तो यहां से आ जाइए W13, तो W13 क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा, तो W13 क्या हो जाएगा, u1 प्लस v3
माइनस C13। U1 आपने निकाला है, सारी वैल्यूज यहाँ पे निकली हुई है आपकी, देखिए ये U1 तो मैं 0 सेट किया था, प्लस V3 कहाँ गया, 3 था, माइनस C13 कॉस्ट, C13 देखिए आपका 7 है, प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो -7, तो -7, ये क्या आ जाएगा, -4 विच इज निगेटिव। अगली अनऑक्युपाइड सेल जो है वो है आपका 21, तो W21, तो W21 क्या हो जाएगा, U2 प्लस V1 माइनस C21। U2 मेरा कितना आया है, देखिए 1 आया है, V1 कितना आया है, 8 आया है, और C21 कितना है मेरा, 12, प्लीज चेक करिएगा, तो इधर 12। अब देखिए 9 माइनस 12 करेंगे -3 जो कि निगेटिव है, प्लीज चेक करते चलिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। अगला अनऑक्युपाइड सेल क्या है, ये देखिए 22, तो W22, तो क्या हो जाएगा, U2 प्लस V2 माइनस C22। U2 1 है, वो तो कैलकुलेट किया था हमने। V2 क्या है, V2 देखिए 10 है, 10 है V2, और जो कॉस्ट है वो 9 है, तो यहाँ पे 10 और कॉस्ट जो है 9, जैसे ही किया आपने देखिए यहीं पे प्रॉब्लम हो गया, 11 माइनस 9 2 पॉजिटिव, यहीं पे प्रॉब्लम आ गया। सारे अगर नेट इवैल्यूएशन निगेटिव या 0 होते, मेरा सोल्यूशन ऑप्टिमल होता, पॉजिटिव आ गया, मतलब यहीं पे गड़बड़ हो गया, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए आगे भी तो अब कैलकुलेट करेंगे, तो अगला कर लीजिए, इधर हो गया। अब क्या है, W13 प्लीज चेक करिएगा, तो W13 फटाफट करते चलेंगे, W13 क्या हो गया, U2 कहां से आएगा, W13, सो U1 प्लस V3 माइनस C13। UN मेरा 0 सेट किया था, V3 यहां पे निकाला है आपने 3, तो ये हो गया 3, और माइनस C13 यहां पे देखिए 9 है, ये तो निगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, -6 आया, मतलब निगेटिव। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज। अब एक और बचा होगा, ये देखिए 2 बचे हैं, W32 W33 ना, तो W32 कर लीजिए, W32, अरे एक मिनट मैंने क्या कर दिया, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे W31 था, एक मिनट, चलिए हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ये सब अब चेंज करना पड़ेगा। W31 है फ्रेंड्स, W31 मतलब U3 V1 माइनस C31, चलिए मतलब U3 मेरा आया है 1, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज 1, प्लस V1 इज माई 8, माइनस C31 क्या है, C31 9 है, कोई इशू नहीं, 9 है, ये 9 हो गया, चलिए 0 आ गया, कोई बात नहीं, ये भी तो आता है ना, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। W32 करेंगे, तो U3 प्लस V2 माइनस C32, U3 कितना है, U3 1 है, ठीक है ना, और V2 कितना है, 10 है, तो 1 प्लस 10 माइनस C32 कहाँ गया, C32 10 है, प्लीज चेक करिएगा, 10 है, कैलकुलेशन देखिए 1, ये भी देखिए पॉजिटिव आ गया, 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। U3 V2, U3 1 V2 10 माइनस 10, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और रह गया नेट इवैल्यूएशन, क्या है, W33, तो W33 कैलकुलेट कर लीजिए, W33 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U3 प्लस V3 माइनस C33, U3 आपने निकाला है 1, ये तो मुझे याद हो गया, V3 आपने निकाला है V3 3, यहां पे 3, माइनस C33 कॉस्ट में चले जाइए, 8 है, प्लीज चेक करिएगा,
ये 8 खैर कोई दिक्कत नहीं, -4 आ गया, ये तो मेरा कोई इशू नहीं। 2 पॉजिटिव आ गए, मतलब करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस W22 एंड W33 आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, करंट सोल्यूशन, करंट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं है। अब इसके बाद स्टेप ध्यान दीजिएगा, लूप वाला। अब इसी टेबल को आप क्या करेंगे ना, फिर से आप बनाते, ठीक है ना, फिर से आप बनाते, मैं बना ही लूं तो ज्यादा अच्छा है, मैं बना लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फटाफट मैं बना लेता हूं 3x4 का। ये कहां से आ गया, चलिए 3x4 फटाफट अगर मैं बना लूंगा ना तो एक बार आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4, इधर 3 आएगा, डेस्टिनेशंस 1 2 3 1 2 3। कैलकुलेशन चेक करना है आपको, मैं टेबल मुझे क्या क्या था रो वाइज अब लिखना पड़ेगा। चलिए 8 10 7 6 इसको लिख लेते हैं। सो 8 10, चलिए क्वेश्चन भी मेरे पास है तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट लिख देता हूँ। 12 9 4 7 9 11 10 और 8। जो एलोकेशंस आपने किया वो भी फटाफट मैं लिख देता हूँ। 25, यहाँ पे 2, यहाँ पे 23, यहाँ पे 40, ठीक है 30, और यहाँ पे इप्सिलॉन आपने लिखा था, प्लीज चेक करिएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लूप वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। करंट सोल्यूशन बेसिक फिजिबल नहीं है तो करते क्या है कि मोस्ट पॉजिटिव, मैंने थ्योरी बताया था, जहां पे मोस्ट पॉजिटिव सेल है वही से लूप स्टार्ट करेंगे। और मैंने बोला था ना कि लूप जब भी स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज आने की कोशिश करिएगा, ऐसे मतलब उस सेल से, कौन सी सेल है, W22 मतलब 2 2, ये वाली सेल है, यहां से आपको एक लूप बनाना है, स्टार्ट करना है। और कैसे जाना चाहिए, एलोकेटेड सेल्स के थ्रू, इंड पॉइंट जो और बाकी बनेंगे एलोकेटेड सेल्स वाली होनी चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो और कोशिश करिएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिए, यहां से मैं अब चारों ऑप्शन हर तरफ आप करेंगे तो मैं देख रहा हूं नीचे अगर आऊंगा तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है, लेकिन यहां से इधर से मतलब टर्निंग पॉइंट पे एक और सेल चाहिए जो कि है नहीं, तो नीचे तो मैं आ नहीं सकता। ऊपर जाऊंगा, ऊपर 2 रास्ते हैं, एक ऐसे जाके इधर घूमना और इधर घूमना। अगर इधर घूमेंगे तो ठीक है, लेकिन इधर फिर कोई और नहीं है, लूप बनना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे आसान जो मेरा तरीका बन रहा है, यहां से स्टार्ट करूंगा, इस पे गया, फिर यहां से आया, और देखिए, और ध्यान दीजिए जब आप ऐसे किए, ठीक है ना, तो ये मेरा लूप बन गया, ठीक है ना, लूप बन गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इंड पॉइंट वाले एलोकेटेड सेल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, ये एलोकेटेड 3 है, यहां से स्टार्ट किया, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये एक लूप बन रहा है, क्लियर, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये लूप बन गया। अब इसके बाद मैं क्या बोला था, याद करिए कि सबसे छोटी जो इनमें से होगा ना, मतलब क्या हुआ, एक बेसिक सेल बाहर जाएगी और ये नॉन बेसिक सेल है ये अंदर आएगी। तो मैं देख रहा हूं ना कि ये 2 है, ये 23 है, ये इप्सिलॉन तो मैंने जानबूझ के किया था ना, तो इसी को हटा दूं। तो मैं करूंगा क्या कि इप्सिलॉन, अब मैंने बोला था ना अल्टरनेट, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जो नई टेबल बनेगी, अब देखिएगा वो क्या होगा। तो फटाफट ये लूप बनाया मैंने, अब लूप बना के देखिए, यही रूल था लूप वाला। अब फिर से एक बार ये टेबल फिर से बनाना पड़ जाएगा, डबल मेहनत, कोई इशू नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं, बस आपको समझना चाहिए। तो लूप बना लिया आपने, लूप वाला रूल मैंने आपको बता रखा था। चलिए लूप वाला भी एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, आपसे प्रॉमिस किया था। तो फर्स्ट
और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक्स में, वो मेरा इशू नहीं है, समझना इशू है आपका मेन। अब देखिए क्या क्या होगा, पहले ये लिख लीजिए 8, 10, 7, 6, 12, 9, 4, 7, 9, 11, 10 और 8। अब पहले फटाफट करिए, यहां पे देखिए 2 प्लस इप्सिलॉन होगा, आप लिख लीजिए 2 प्लस इप्सिलॉन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही फाइनल टेबल जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे इप्सिलॉन को हम 0 सेट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 23 माइनस इप्सिलॉन, कोई इशू नहीं। ये देखिए 0 हुआ, ये अब नॉन बेसिक बन गया, ये गायब हो गया। यहाँ पे 40 रहेगा, इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए इप्सिलॉन ऐड किया था तो यहाँ पे इप्सिलॉन आ गया। बाकी जो इक्वेशंस है वैसे एज इट इज आप लिख लीजिए। अभी देखिए टोटल 6 यहाँ पे भी होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल था अब बेसिक बन गया, और ये वाला जो बेसिक वेरिएबल था यहाँ पे वो बेसिस से बाहर गया, ठीक है ना। अब फिर से यहीं पे कैलकुलेट करना है आपको, फिर वही करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस लिख लीजिएगा लैंग्वेज u1 u2 u3, यहाँ पे v1 v2 v3 एंड v4। एलोकेटेड सेल्स के लिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 दिस इज इक्वल टू 8, ये कॉस्ट। यहाँ पे u1 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू कॉस्ट 10। यहाँ पे u1 प्लस v4 है, प्लीज चेक करिए, यहाँ पे कॉस्ट 6। आप ये चेक करना आपकी ड्यूटी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वेशन साथ साथ आप चाहे तो लिखते जाएं। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये एलोकेटेड सेल है, ये क्या है u2 प्लस v2 दिस इज इक्वल टू 9, ये हो गया 4। यहाँ पे u2 प्लस v3 दिस इज इक्वल टू 4, ये हो गया 5। और यहाँ पे ये एलोकेटेड है तो u3 v2 दिस इज इक्वल टू 11, प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप u1 को 0 सेट कर दीजिए, तो यहाँ पे v1 भी आ जाएगा 8, v2 मेरा आ जाएगा 10 और v4 आ गया मेरा 6। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि u1 को आपने 0 सेट किया। अब बाकी फटाफट आप कैलकुलेट कर लेंगे। 4 से आइए, इक्वेशन 4 से यहाँ पे देखिए 4 में ये v2 की वैल्यू 10 है, तो u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 इक्वल टू 9 माइनस 10, तो ये चेक करिएगा -1 आ गया, ठीक है। फिर u3 निकालना है, मैं किसी जहां u3 हो, ये देखिए v2 तो निकला ही है, 6 से आऊंगा तो इक्वेशन 6 से भी जा सकते हैं, ठीक है ना, हाँ 6 से ही जाते हैं। तो 6 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, u3 इक्वल टू 11 माइनस v2 मेरा 10 है, तो 11 माइनस 10 1, प्लीज चेक करिएगा। तो ये तो मेरा आ गया, प्लीज चेक करिएगा। अब एक रह गया था v3 कहां से निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं 5 से, तो 5 से आ जाइए, 5 से 5 कहां गया, ये u2 की वैल्यू मैंने निकाला है -1 प्लस v3 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहां से v3 की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा तो 5। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा। तो मैंने ये निकाल लिया। अब नेट इवैल्यूएशन किसके लिए निकालना है, नॉन ऑक्युपाइड सेल्स तो या अनऑक्युपाइड सेल्स, तो यहाँ पे पहला यहां से आएगा। तो अब यहां से फिर से वही प्रोसेस है, नेट इवैल्यूएशन, और यहाँ पे फार्मूला वही रहेगा wij दिस इज इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij। चलिए फटाफट करते हैं, किसके लिए निकालना है, अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए। तो ये देखिए क्या है 13, प्लीज चेक करिएगा। सो w13 ये क्या हो जाएगा, u1 प्लस v3 माइनस c13, un 0 है, v3 आपने निकाला, v3 की वैल्यू 5 लास्ट में है, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे c13 कॉस जो है मेरा 7 है, चेक करते चलिए। अब मेरे ख्याल से सब निगेटिव आएगा, मैंने कैलकुलेट किया है तो कोई बात नहीं, ये निगेटिव। अगला w कहाँ गया, ये देखिए w21, फटाफट करिए, w21 तो ये हो जाएगा u2 प्लस v1 माइनस c21।
U2 की वैल्यू -1 है, V1 की वैल्यू 8 है और C21 प्लीज चेक करिएगा, C21 की वैल्यू C21 12, सो दिस इज 12। तो यहां से वैसे भी आपका 13 मतलब -5 निगेटिव आ गया, कोई इशू नहीं। अब अगला क्या आएगा, W24, यहाँ पे W24 फटाफट करते जाइए, W24 मतलब U2 प्लस V4 माइनस C24। U2 मेरा -1 आया था, अभी आपने कैलकुलेट किया था। फिर V4 की वैल्यू 6 है, देखिए यहाँ पे V4 की वैल्यू 6 है, सो +6 माइनस कॉस्ट C24 7, प्लीज चेक करिएगा, 7 जैसे ही किया आपने, अगेन यहाँ पे -2 निगेटिव। फिर अब आते हैं नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल ये है W31, सो W31 तो क्या हो जाएगा, U3 प्लस V1 माइनस C31, U3 इज 1, V1 इज, U3 देखिए 1 निकाला, V1 इज 8 और ये कॉस्ट है 9, तो +8 माइनस 9। ये वैसे भी पहले भी 0 आया था, 0 रहेगा चलेगा, नहीं कोई टेंशन है। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा, W अनऑक्युपाइड W33, सो W33 प्लीज चेक करिएगा। सो W33 क्या हो जाएगा, U3 प्लस V3 माइनस C33, U3 इज 1, V3 इज 5, C33 इज 10, तो 6 माइनस 10 -4 निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बच गया W34 प्लीज चेक करिएगा, सो W34 ना। अच्छा यहां पे एक और रह गया था, क्या W34 नहीं किया क्या हमने, अच्छा ठीक है, यहां पे W34 आपने कैलकुलेट शायद नहीं किया था, इसको भी कर लीजिएगा प्लीज, W34 ये भी निगेटिव आ जाएगा। W34 क्या हो जाता, U3 प्लस V3 माइनस C34, U3 आपने कैलकुलेट किया था, एक बार इस पे पहले कर ले, U3 कैलकुलेट किया है आपने 1, ठीक है ना, और सॉरी ये V4 होगा, और V4 आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे V4 6, देखिए यहाँ पे मैं भूल गया था, 6 माइनस C34 कहाँ गया, C8 है, तो ये निगेटिव आता है, इसलिए शायद मैं जल्दीबाजी में भूल गया, देखिए -1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब आ जाते हैं W34 ना, W34, सो W34 क्या हो जाएगा, U3 प्लस V4 माइनस C34, U3 इज 1, V4 इज 6 माइनस C34 8, प्लीज चेक करिएगा, अगेन वो सेम आ रहा है -1 निगेटिव। अब ध्यान दीजिए, सारे के सारे जो अनऑक्युपाइड सेल्स थे सबके लिए हमने नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट किया, और सबके लिए प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। W24 भी किया था हमने, 1 मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, W24 भी, और यहाँ से 3, फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, सही है, सब पे किया, और सबके लिए नेट इवैल्यूएशन देखिए, या तो निगेटिव है या 0 है, तो सिंस ईच Wij इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी Ij ना, इसका मतलब करेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। तो अब मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, अब इसके बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है, सो बाय सेटिंग, अब क्या करेंगे, जो इप्सिलॉन मेरा बस काम इतना था, इक्वल टू 0 बोल दीजिए, इप्सिलॉन टेंस टू 0 बुक्स में लिखते हैं, आप इक्वल टू डायरेक्ट 0 लिख देंगे तब भी चलेगा, इप्सिलॉन टेंस टू 0 टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगा, अब फटाफट निकालिए। अब अगर रुपीज में कॉस्ट दिया होगा तो मैं बाहर रुपीज लगा दिया, कैलकुलेट करिए, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन आया था, तो 25 × 8 प्लीज चेक करिएगा, सो दिस इज
25 इंटू 8 प्लस इप्साइलन जहां जहां है जीरो सेट कर देना है, यहां जीरो कर देंगे तो 2 बचेगा, मतलब ये इप्साइलन जीरो, तो 2 इंटू 10 डायरेक्ट मैं 20 कर सकता हूं, ठीक है ना, या मैं कर देता हूं 2 इंटू 10 प्लस इप्साइलन को जीरो सेट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे 23 माइनस जीरो हो गया, अगेन 23 इंटू 6 हो जाएगा, इप्साइलन को जीरो सेट कर दीजिए, 23 इंटू 6 प्लस, प्लीज चेक करिएगा, यहां पे आते हैं, ये देखिए इस इप्सिलॉन को जीरो सेट किया, खत्म, इसका कोई मतलब नहीं, 40 इंटू 4, प्लीज चेक करिएगा, 40 इंटू 4 प्लस लास्ट में आते हैं 30 इंटू 11, 30 इंटू 11। अब ये कॉस्ट पूरा कैलकुलेट करिए, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 200, इधर 20 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाई 6 138 होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 160 होगा, और ये मेरा 330। अब जब टोटल ऐड करेंगे, मैंने ऐड किया है 848 रुपीज़, ये आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया। फिर भी ये कैलकुलेशन एक बार आप चेक करिएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने किया, जहां पे लूप का भी कॉन्सेप्ट, डीजनरेसी वाला भी कॉन्सेप्ट, मैं एक एक चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सोल्यूशन आ गया है मेरा, ये क्वेश्चन था, ये आया हुआ है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में। तो सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सॉरी टू फाइंड इन मेथड टू फाइंड यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाया था। क्या है कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूजिंग लिस्ट कॉस्ट मेथड टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लिस्ट कॉस्ट मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के आपको इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लिस्ट कॉस्ट मेथड से जाऊंगा, यहां पे देखिए पहले ही स्टेप में मेरा जो है सोर्स 2 और डेस्टिनेशन 3 एग्जॉस्ट हो रहे थे। इसका तरीका यही है कि अगर एक साथ साथ काट रहे हैं तो पहले यहाँ पे 40 एलोकेट कर किया था हमने, तो इस कॉलम को क्रॉस आउट किया और इसको भी किया, तो यहाँ पे मैं 0 एलोकेट कर दूंगा। कुछ बुक्स में क्या करते, 0 एलोकेट नहीं करते, बट आप 0 कर दीजिए, कोई इशू नहीं। सॉल्व करके हम यहाँ पे गए तो हमें क्या था, यहाँ पे 0 था पहले ना, मैंने इरेज किया था, याद करिए, पहले ये 0 था। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एलोकेशन 5 थे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो 5 थे, जो कि लेस देन है m प्लस n माइनस 1। मतलब मेरा करेंट सोल्यूशन डीजनरेट हो गया। डीजनरेट हो गया तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, डीजनरेसी हटाने के लिए हम इप्सिलॉन, एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एलोकेट करते हैं। कोशिश ये रहता है कि जो बचे हुए जो टेबल है वहां पे जो लिस्ट कॉस्ट है वहां पे एलोकेट करें और इंडिपेंडेंट हो। तो चूंकि 0 लिखा है तो यही से मुझे पता चल गया कि इसी की वजह से प्रॉब्लम है, तो मैं यहीं पे इप्सिलॉन एलोकेट कर दिया 0 को हटा के। मेरा सोल्यूशन, अब मैं स्टार्ट किया, ऑप्टिमिलिटी चेक किया, प्रोसेस वही था। पहले मैं जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किया UI VJ, इनको ऑक्युपाइड सेल्स में, ये जो मेरा फार्मूला है इससे इन वेरिएबल्स को निकाल लिया। निकालने के बाद अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए नेट इवैल्यूएशन इस फार्मूले से निकालते हैं। और याद करिए क्या था मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगर हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए नेट इवैल्यूएशन लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल है। और अगर किसी एक के लिए भी पॉजिटिव है तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो यहाँ पे 2 सेल्स के लिए, अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए नेट इवैल्यूएशन पॉजिटिव था, करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका मतलब यह है कि बेसिस में जो वेरिएबल्स हैं, हमने किया सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट किया, बिग एम 2 फेज। यही होता था ना कि जो मेरा करंट सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, मतलब क्या हुआ, बेसिस वेरिएबल्स जो है ना वो सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक वेरिएबल से एक वेरिएबल निकलेगा और नॉन बेसिक वाला इंटर करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मोस्ट पॉजिटिव, जो जिस सेल के लिए नेट इवैल्यूएशन मोस्ट पॉजिटिव है ना, उसी में एलोकेशन करेंगे, उसी को चूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 जो सेल थी उसी के करेस्पॉन्डिंग नेट इवैल्यूएशन मोस्ट पॉजिटिव है। ये मेरा इंटरिंग हो गया, वेरिएबल बेसिस में इंटर करेगा। आउटगोइंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, ऐसे लूप बनाया और फिर इप्सिलॉन को यहां से स्टार्ट किया ऐड करना, अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है ना। तो 1 मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। क्या 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट,
यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हुआ था, एक बार चेक करिएगा। यहाँ ऐड करते हैं इप्सिलॉन, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लीज चेक करिएगा। ये थोड़ा सा देखिए, मैं जब रिवाइज नहीं करता तो शायद ऐसे ही छोड़ देता। देखिए इप्सिलॉन यहाँ पे ऐड किया, अल्टरनेट चलता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। इनको एक बार प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐड किया था तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन गया, मतलब ये नॉन बेसिक सेल बन गई, ये हट गया। अब इसको मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे मैं सेम फिर फार्मूला कि क्या ये जो मेरा अब लूप बनाने के बाद नया बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आया, ये मेरा ऑप्टिमल है कि नहीं। तो ऑप्टिमलिटी के लिए फिर वही प्रोसेस UI VJ, और मैंने देखा कि ये सोल्यूशन मेरा जो है ऑप्टिमल अब जो आ रहा है। यहाँ से जब कॉस्ट निकालें तो इप्सिलॉन को आप 0 सेट कर दीजिए, इप्सिलॉन को मैंने 0 सेट किया और मेरा सोल्यूशन आ गया। एक करेक्शन था जो इसको प्लीज आप करेक्ट करिएगा, अल्टरनेट जाते हैं जब भी क्वेश्चन करें यही से, यहाँ से लोकेट करें तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चलते जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया था। तो देखिए ये बन गया। अब ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, वो हालांकि मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, अब नोट जब बनाएंगे तो कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था कि अगर डिजेनरेसी आए तो कैसे करते हैं, ये पूरा ठीक है ना, प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक और टाइप रह जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खत्म होता है अपना। मेरा अगर एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।